आज बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नोट्स आपने पढ़ लिए होंगे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए थे। तो आज इसका डेरिवेशन करना है और इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है कि मैक्सवेल ने ये जो नियम दिया था ये क्या है, वो पहले आपको बता दूं, फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। मैक्सवेल ने कहा था जो भी निकाय है उसके प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 kT होता है, जहाँ पे के बोल्ट्जमान नियतांक है और टी उस निकाय का या अणु का परम ताप है। अब यह डेरिवेशन करने के लिए हम क्या सपोज करते हैं कि यदि जो भी निकाय है हमारे उसमें जो भरी गैस है उसके अणु की जो व्याख्या के लिए इसके स्थिति निर्देशांक की संख्या कितने हैं, स्मॉल f, ठीक है, यानी x1 x2 x3 ये अगर स्थिति निर्देशांक हों, एक से अधिक हो सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये x1 x2 x3 ... xf तक है, तो कुल स्थिति निर्देशांक कितने हो गए, f हो गए, ठीक है। इसी तरह से यदि संवेग निर्देशांकों की संख्या भी कितनी हो, स्मॉल f हो, और उनको भी हम कितने, संवेग को p से लिखते हैं, तो p1 p2 p3 एंड सो ऑन pf तक हम ले गए, तो कुल हमारे पास कितने निर्देशांक हो गए, संवेग के f निर्देशांक हो गए, और स्थिति के कितने हो गए, वो भी f हो गए, x1 x2 से लेके xf। तो स्थिति और संवेग के कुल निर्देशांक मिलाकर कितने हो गए, 2f हो गए, ठीक है। अब यहाँ ये हमें प्रूव करना है कि इन 2f निर्देशांकों में, चाहे स्थिति हो चाहे संवेग, किसी भी निर्देशांक P1 ले लें या Pi ले लें, x1 ले लें या xi ले लें, उससे किसी भी एक निर्देशांक से संबद्ध ऊर्जा का मान यदि हम 1/2 kT प्रूव कर देते हैं, तो ये सिद्धांत का जो है क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं, उसका सत्यापन हम कर सकते हैं कि एनर्जी एसोसिएट विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 1/2 kT, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या माना आपने, स्थिति के भी f निर्देशांक हैं, संवेग के भी f निर्देशांक हैं, ठीक है, और उस अणु की ऊर्जा इन निर्देशांकों का फलन होगी, स्थिति पे भी निर्भर करेगी ऊर्जा और संवेग पे भी निर्भर करेगी, इसका मतलब वो उसका फलन होगी। गणित में हम यही कहते हैं, यदि उनकी कुल ऊर्जा को हम क्या लिखें, कैपिटल E, ठीक है, तथा किसी एक संवेग निर्देशांक P1 P2 Pf में से हमने कोई एक आईवां संवेग ले लिया है ना, जो उसका IV अवस्था में हो अणु, तब उसका जो संवेग है वो Pi से व्यक्त करें और उससे संबद्ध ऊर्जा एप्सिलॉन I हो, तो बाकी सभी निर्देशांकों से संबद्ध कुल ऊर्जा Pi के अलावा उसको यदि E' मान लें, तो समीकरण 1 कहता है कि कुल ऊर्जा उन दोनों के योग के बराबर होनी चाहिए। टोटल एनर्जी हमारे पास E है, I से IV अवस्था में जो ऊर्जा है वो एप्सिलॉन I ये लिखी हुई है, ठीक है, और एप्सिलॉन I IV अवस्था यानी संवेग की थी, उसके लिए ये उससे संबद्ध ऊर्जा है, यानी और बाकी जितने भी हैं P1 P2 Pf से उसमें Pi को निकाल दो, और x1 x2 से लेके xf, यानी 2f कुल निर्देशांक थे, उसमें से Pi आपने निकाल दिया, तो 2f - 1 जो बचे उनसे संबद्ध कुल ऊर्जा E' हो गई, ठीक है। तो इस तरह से EI और E' एप्सिलॉन I प्लस E' कुल ऊर्जा E के बराबर होना चाहिए। ये कौन सी है, समीकरण 1 हमारे पास आ गई। अब यह कहता है कि यदि निकाय की प्रायिकता क्या हो, कैपिटल P हो, ठीक है, ये P बता रखा है, इस प्रकार हो कि कण की संबंधित स्थिति कितने, x1 से x1 प्लस dx1 और x2 से x प्लस dx2 एंड सो ऑन, xf से xf से dxf। इसी तरह से संवेग P1 से dP1, P2 से P2 प्लस dP2 एंड सो ऑन, Pf से Pf प्लस dPf के मध्य पाए जाने की प्रायिकता यदि कैपिटल P हो, तो यह कहता है कैपिटल P जो वोल्टेज मान गुणक है, आपने पढ़ा होगा
उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा अपसाइलन। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा अपसाइलन, और वो प्रायिकता उनके समानुपाती होती है। तो समीकरण 2 हमारे पास ये जो लिखी है वो इसी का रूप है कि प्रायिकता जो है इसके समानुपाती होगी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई के, और यहाँ पे सी क्या हो गया? समानुपाती नियतांक हो गया समीकरण 2 के अंदर। तो ये समीकरण 2 हमारे पास आ गई, और ये प्रायिकता इन सभी का फलन होगी, x1 का भी होगी, x2 का भी होगी, xf तक, और p1 p2 से लेके pf तक, ये p जो है इन सब का फलन होगी। इसी तरह से एनर्जी है E, वो भी x1 x2 xp p1 p2 pf सब का फलन होगी। तो P और E प्रायिकता और एनर्जी इन सब का स्थिति और संवेग निर्देशांकों का फलन होगी। समीकरण 2 बता रहा है कि प्रायिकता इसके वोल्टेज मान गुणक का समानुपाती होगी। अब समीकरण 2 को दोनों तरफ dq1 dq2 dqf और dp1 dp2 से dpf तक दोनों तरफ गुणा कर दिया तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। ठीक है ना, ये समीकरण जो लिखी हुई है, p को गुणा कर दिया dq1 dq df और इधर dpf तक, इसी तरह से c एक्सपोनेंशियल माइनस वाई को भी उधर dq1 से dqf तक गुणा कर दिया। यदि अपसाइलन आई ऊर्जा केवल संवेग का जो आईवां घटक है pi का फलन हो तो इसका औसत मान हम निकाल सकते हैं परिभाषा से। अपसाइलन आई का औसत मान है तो ऊपर बाहर लगा देंगे, और वो प्रायिकता, सभी प्रायिकता IV अवस्था को जो प्रायिकता थी pI उससे गुणा करके उन सभी का योग कर देंगे तो औसत मान आ जाएगा। ये इसकी परिभाषा, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, इसकी जो परिभाषा होती है उससे लिख रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि का औसत मान क्या होता है? अपसाइलन आई को हम प्रायिकता से गुणा करके सभी उनका अवस्थाओं का योग कर दें तो समेशन pI अपसाइलन आई ये इसका औसत मान हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं pI का मान है ना, ऊपर से हम यहाँ पे अपसाइलन आई और ये सब रखेंगे। pI क्या होता है? c एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई था, वो रख दिया और समेशन आगे लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। बस अंतर क्या है? अंश और हर में। यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर भी हमारे पास ये आ गया समेशन, नीचे भी आ गया समेशन, लेकिन ऊपर अपसाइलन आई गुणा है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो सभी वोल्टेज मान गुणकों का योग नीचे आ रहा है, c दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, इसलिए ये कट गया। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या बचा? ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और ई का मान आपने रख दिया अपसाइलन आई प्लस ई डैश, अपसाइलन आई प्लस ई डैश। तो ये हमारे पास समीकरण मिल गया। अपसाइलन आई बार का मान इस तरह से ये आ गया, और फिर जो हमने अपसाइलन आई प्लस ई डैश ई का जो मान रखा है उससे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा आई अपसाइलन आई वाले पद बाहर आ गए। अंदर ई डैश के मान हैं वो हमारे पास दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, इसलिए कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल वही पद बचेगा जिसमें अपसाइलन आई है, ऊपर तो और नीचे ये है। चूँकि स्थानांतरित गति ऊर्जा अपसाइलन क्या होती है? हाफ एम वी वाई स्क्वायर होती है। एम से गुणा कर दिया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। फिर pI को हम MI/VI की जगह लिख देंगे तो ये pI स्क्वायर अपॉन 2m हो गया, और 1/2m को b एक नियतांक मानेंगे क्योंकि अणु है उसका द्रव्यमान नहीं बदल रहा, तो b pI हो गया। समीकरण 4 हमारे पास आ गई, अपसाइलन I इजिकल टू b pI स्क्वायर, जहाँ से b 1/2m पहले कह चुके हम नियतांक है। समीकरण 4 को 3 में रख देंगे तो हमारे पास अपसाइलन आई आ जाएगा इस तरह से, और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, नीचे एक तरह से नीचे की राशि है वो जेड है, और ये हमारे पास आ गई, तो इसको हम माइनस डेल्टा बाई डेल्टा बीटा, ठीक है ना, ये जो है उस रूप में आप लिख सकते हो। 1/z जैसा होता है ना, डेल्टा बाई डेल्टा लोग जेड हो गया एक तरह से, तो ये डेल बाई डेल्टा बीटा, और लोग पूरा है वो जेड की जगह आ गया, तो ये नीचे जो जेड था ऊपर, इस तरह से आप इस समाकलन को इस रूप में लिख सकते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 5 का ऊपर इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। समीकरण 5 को हल करने के लिए माना कि बीटा pI स्क्वायर को क्या मान लिया आपने? y स्क्वायर मान लिया। ठीक है, उसका
वाई इजिकल टू अंडर रूट लेंगे तो बीटा की घात हाफ पी आई आ जाएगा। अतः तो बीटा पी आई का दोनों स्क्वायर वन किया तो बीटा तो कांस्टेंट है, पी आई स्क्वायर का 2 पी आई हो जाएगा, बीटा स्क्वायर का ये पी आई स्क्वायर का 2 पी आई हो गया। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy, 2 से 2 कट गया। फिर हमने यहाँ पे किसका मान रख दिया, पी आई का मान रख दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास डी पी आई आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y, जो समीकरण 8 है, बीटा की घात माइनस हाफ डी वाई। 8 का हमारे पास आ गई। 6, 7, 8 से 5 में इनके मान रखेंगे तो जो हर में मान है पहले उसको निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी आई स्क्वायर डी पी आई करेंगे। ये हमारे पास पी इसकी जगह वाई रख दिया तो ये वाई स्क्वायर हो गया, बीटा माइनस हाफ और बाहर चला जाएगा, समाकलन किसका होगा केवल ई की घात माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई। ये आ गई हमारे पास समीकरण 9। अब हमारे पास है समीकरण जो 10 आ रही है, एक्स ln आई माइनस डेल्टा बाई डेल्टा बीटा लोग बीटा हाफ, उसमें इसका मान रख दिया और ये प्राप्त हो गई समीकरण 10। यहाँ समाकलन सीमा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्यों लेते हैं, क्योंकि ये समस्त आकाश के विरोध करता है। अतः 10 से क्या प्राप्त हो जाएगा, एप्सिलॉन आई बार इजिकल टू माइनस डेल बाई डेल्टा बीटा लोग ये रख देंगे। लेकिन सेकंड टर्म में देखें हम समाकलन, चूँकि हमारे पास ये अवकलन समाकलन नहीं अवकलन डेल बाई डेल्टा बीटा है, जबकि अंदर हम देख रहे हैं पहला पद ये तो है बीटा पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये जो सेकंड पद है वो बीटा पर निर्भर नहीं करता। ये देखिए इसमें कहीं बीटा नहीं आ रहा है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास केवल हमें कौन सा पद रहेगा, इसका अवकलन करना है, डेल बाई डेल्टा बीटा माइनस बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 और लोग बीटा का 1/बीटा रह जाएगा। तो ये देखिए ये कट के क्या रह जाएगा, 1/2 बीटा आ जाएगा। तो एप्सिलॉन आई बार और बीटा हम जानते हैं 1/kt होता है, तो के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे एप्सिलॉन आई बार इजिकल टू 1/2 kt आ गया, जो कह रहा है एप्सिलॉन आई क्या है, पी आई संवेग से संबद्ध ऊर्जा का मान, जो कि पी आई वन निर्देशांक था संवेग का, उससे संबद्ध ऊर्जा हाफ kt आ गई। इसी तरह से आप किसी भी स्थिति या संवेग के एक निर्देशांक को लेकर समीकरण 11 की तरह सिद्ध कर सकते हैं कि उससे स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान 1/2 kt होता है। समीकरण 11 से उसका सत्यापन हो गया। अतः इसी प्रकार किसी अन्य निर्देशांक से संबद्ध ऊर्जा भी आप 1/2 kt निकाल सकते हैं। अतः निकाय के एक अणु की स्वतंत्र कोटि f हो तो कुल अणु n होने पर कितना हो जाएगा, n से गुणा कर दें, E इजिकल टू हो जाएगा f/2 n kt, जहाँ f हो गया यहाँ पे स्वतंत्र कोटि की संख्या। इसी तरह से इसके एप्लीकेशन भी हम निकाल सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा आपने मेयर संबंध पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv इजिकल टू R, जहाँ Cp क्या है, स्थिर दाब पर निकाय की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है, स्थिर आयतन पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा। दोनों का अंतर ये मेयर जो संबंध बताया उसमें गैस नियतांक R के बराबर होगा। इससे आप Cp और Cv का मान कैसे निकालेंगे वो हम इसके एप्लीकेशन यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ Cp हम जानते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा होती है वो क्या होता है, किसी निकाय की एकांक ताप पर दी गई ऊष्मा, यदि दाब स्थिर रखें उसका ताप में 1 डिग्री में वृद्धि कर दें तो वो दी गई ऊष्मा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो Cp इजिकल टू डेल्टा बाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, आप P के बराबर है ना, कांस्टेंट P है यहाँ पे, उसके बराबर इस समीकरण से रख सकते हैं, है ना। डेल्टा T को आप 1 कर देंगे तो Cp डेल्टा Q के बराबर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, किसी भी निकाय ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए न्यूनतम ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, अगर दाब स्थिर रखें तो वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। और इसी तरह से यदि हम आयतन कांस्टेंट रखें तो Cv हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू का मान जो है आप लिख सकते हैं du प्लस पी डी वी, क्योंकि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के बराबर होती है, और हम जानते हैं किया गया कार्य पी डी वी के बराबर होता है। तो इसकी जगह आप ये रखेंगे तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, यू को आप ई लिख सकते हैं, और ये डेल बाई डेल्टा टी, ई का मान आपको पता है f/2 n kt, वो रख दिया। f/2 स्वतंत्र कोटि की संख्या, n कांस्टेंट, k कांस्टेंट बाहर चला गया, t का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, f/2 n k, ठीक है। इसको आप
आर में परिवर्तित कर सकते हैं। एफ बाई एन और के हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र आ गया 13। इसी तरह से सी पी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि सी पी होता है सी वी प्लस आर। सी वी हम निकाल चुके हैं, सी वी का मान रख देंगे एफ बाई टू एन के प्लस आर, एफ बाई टू वो आर प्लस आर, तो आर कॉमन आ गया, एफ बाई टू प्लस वन। और इस तरह से हम देख रहे हैं एलसीएम लेंगे 2 तो एफ प्लस टू ऊपर आ जाएगा, ये सी पी का मान आ गया। लेकिन हम अगर गामा जो विशेष ऊष्मा का हमारे पास सीपी और सीवी का अनुपात होता है, उसका मान भी हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। सीपी का मान रख दिया, सीवी का मान रख दिया, 2 और आर कट जाएगा तो एफ प्लस टू अपॉन एफ आ जाएगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टू बाई एफ। तो गामा का मान 1 प्लस टू बाई एफ आ गया। अब एफ चूँकि स्वतंत्र कोटि की संख्या है, वो हमेशा धनात्मक राशि होती है, तो हम कह सकते हैं सी पी अपॉन से, यानी गामा का मान हमेशा 1 से अधिक होगा, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। ये भी आप इससे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।